हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो कि है क्लास 10th का बहुत ही इजी चैप्टर, दैट इज चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस बहुत ही इजी चैप्टर है केमिस्ट्री का, लेकिन बेसिक चैप्टर है क्योंकि इससे हमें केमिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि कौन कौन सी किस तरह से रिएक्शंस होती है, बैलेंसिंग कैसे होती है और बहुत सारी टर्म आप सब जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन होता क्या है। अभी तक हम एक ही बात समझते थे कि दोनों एक ही चीज सी लगती है, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। तो ऐसा नहीं है, आइए इसके बारे में हम मालूम करते हैं। तो देखिए, कोई एक रिएक्शन है, मैग्नीशियम रिबन bonds into air to form मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें हमें पता चल रहा है कि मैग्नीशियम रिबन है, एयर में बर्न हो रहा है और उसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए केमिकल इक्वेशन काम आती है। तो केमिकल रिएक्शन इज डिस्क्राइब्ड बाय द केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि उसमें रिएक्टेंट्स कौन है, प्रोडक्ट कौन से हैं, उनके सिंबल्स के बारे में पता लगता है, उनकी फिजिकल स्टेट के बारे में पता चलता है। तो वो सब हमें पता चलता है केमिकल इक्वेशन से। तो केमिकल रिएक्शन तो आपको अच्छे से सिंबल में डिस्क्राइब करने के लिए केमिकल इक्वेशन की नेसेसरी होती है। तो आपको केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में डिफरेंस आ गया होगा। ये केमिकल रिएक्शन है और इसको आप अच्छे से जब सिंबल्स की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, फिजिकल स्टेट के साथ लिखेंगे, तो वो आपकी हो गई केमिकल इक्वेशन हो गई। क्लियर? तो आइए, केमिकल रिएक्शन हम देख चुके हैं, अब हम इक्वेशन भी देख लें। केमिकल इक्वेशन में एरो लगाया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स लिखे जाते हैं और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स लिखे जाते हैं। और जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनकी सिंबल्स लिखी जाती है। तो यहाँ मैग्नीशियम का सिंबल है Mg। बर्न इन एयर, एयर मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप देख रहे हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो हो गए रिएक्टेंट्स और आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो हो गया है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं? सब्सटेंस दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। सब्सटेंस that are formed in chemical reaction, उन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो आपको सब रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और प्रोडक्ट जो केमिकल रिएक्शन के बाद में बनते हैं। ठीक है, एरो के टेल पर रिएक्टेंट्स होते हैं और एरो के हेड के ऊपर प्रोडक्ट्स होते हैं। यहाँ तक ठीक है? तो केमिकल रिएक्शन को आपने सिंबल्स की फॉर्म में डिस्क्राइब किया जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी। अब उनकी फिजिकल स्टेट देखिए। अगर सब्सटेंस सॉलिड में है तो आप उसको S से लिखते हैं, लिक्विड में है तो L, गैस में है तो G। इसके अलावा एक और आता है जिसे हम बोलते हैं एक्वस। एक्वस जानते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है? एक्वस, AQ। एक्वस क्या होता है? जब किसी सब्सटेंस को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, वाटर के अंदर, जैसे हमने बोला सॉल्ट इन वाटर, क्या बोला हमने? सॉल्ट इन वाटर। तो सॉल्ट का फॉर्मूला NaCl, वाटर में लिखा तो एक्वस।
तो इस तरह से एक्वस लिखा जाता है। जब किसी भी चीज को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो उसको हम एक्वस से लिखते हैं। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ मैग्नीशियम सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनता है, वो भी सॉलिड है। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? जिसमें सारे सब्सटेंस का सिंबल हो और उनकी साथ में फिजिकल स्टेट भी लिखी हो, वो होता है आपकी केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट्स हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए, आपको इजीली आ जाना चाहिए। बहुत सिंपल सी चीज है, केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं आती तो केमिस्ट्री में मुश्किल आ जाता है। तो ये तो एकदम बेसिक है। जिस तरह अल्फाबेट फॉर्मेशन, जब आप किसी स्पेलिंग का फॉर्मेशन करने के लिए अल्फाबेट जानना जरूरी होता है, उसी तरह से केमिस्ट्री पढ़ने के लिए ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं कि कैसे पता चलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन का पता कैसे चलता है कि वो हो रही है? तो 4 चीजें चेंज होती है। क्या क्या? या तो उसकी स्टेट में चेंज हो, चेंज इन स्टेट, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, इस तरह से चेंज हो। या फिर चेंज इन कलर, उसके कलर में चेंज हो, पिंक, ब्लू, कोई भी कलर हो। या फिर चेंज इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में चेंज हो तो पता चलता है। और या फिर रिलीज ऑफ गैस, गैस कोई भी रिलीज हो तो इन 4 से पता चलता है कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, स्टेट में चेंज, कलर में चेंज, टेम्परेचर में चेंज और रिलीज ऑफ गैस। ठीक है, कॉपी करते जाए साथ के साथ तो पता चल जाता है कि रिएक्शन हो रही है। तो फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द केमिकल रिएक्शन, क्या है ये? फैक्टर्स दैट डिटरमाइन केमिकल रिएक्शन, जिससे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम। अब देखिए, अपन ने एक रिएक्शन लिखी थी स्टूडेंट्स, Mg + O2 gives Mg। अगर आपने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बहुत ही सिंपल लॉ था मैम, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो मास बनता है, ना क्रिएट होता है, ना डिस्ट्रॉय होता है, ये था। तो इसमें क्या था, इससे क्या रिलेशन? तो देखो यहाँ पे भी वही रूल लगेगा। आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट में मैग्नीशियम 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में हर एलिमेंट का मास सेम होना चाहिए, क्योंकि मास ना बनता है ना बिगड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के एटम 2 है और यहाँ पे 1 है। इसका मतलब यहाँ का मास और यहाँ का मास सेम नहीं है, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम नहीं है। तो इस तरह की इक्वेशन को बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं है, उसे हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। और उसको हमें बैलेंस करना पड़ता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में चेंज करना होता है। क्यों करना होता है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो अब हम बात करेंगे रिएक्शन को बैलेंस करने की, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस होना जरूरी है। नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी सेम इन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि हम ये सब क्या कर रहे हैं, क्यों हम बैलेंसिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ी सी बैलेंसिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बैलेंसिंग द
केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है। आप केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन को स्केलेटल मत लिख कर आइएगा, उसको बैलेंस करके आइएगा। मार्क्स आपके जा सकते हैं, मार्क्स कट सकते हैं। अगर आपने सब कुछ सही लिखा है और रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए बैलेंसिंग सीखना बहुत जरूरी है। तो आइए, बहुत ही सिंपल मेथड है, दैट इज द हिट एंड ट्रायल मेथड। बहुत पॉपुलर मेथड, हिट एंड ट्रायल। लगाते जाओ, फेंकते जाओ, मारते जाओ और बैठाते जाओ। आप तुक्के लगाइए, बैठता है तो ठीक, नहीं तो हटा दो, फिर एक और लगाओ। लेकिन प्रैक्टिस करने से इतना सिंपल कि आपके तुक्के एक ही बार में सही हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना ये बात? तो देखते हैं, आइए। बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं हम। अमोनिया फॉर्मेशन, NH3 क्या होता है स्टूडेंट्स? अमोनिया। ठीक है, तो यहां देखिए, पहले कोई आपसे नहीं पूछेगा कि तरीके से क्या किया है, आपसे सिर्फ बैलेंसिंग होनी चाहिए। तो बस एक बार मैं आपको बता देती हूं, उसके बाद हम बात करते हैं। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, एलिमेंट है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। रिएक्टेंट में नाइट्रोजन कितने हैं? 2। प्रोडक्ट में नाइट्रोजन 1। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं? 2। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 3। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया है, बहुत ही ज्यादा। सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। लेकिन अब हमारे पास प्रोडक्ट की साइड में हाइड्रोजन भी हो गए हैं 6। तो इसको हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन लगा दिए? 3। रिएक्शन बैलेंस देख लीजिए, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। है ना सिंपल? बहुत सिंपल है, बस तुक्के लगाते जाएं, काम होता जाएगा। दूसरी रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। डन डन डन, वेरी गुड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड गिव्स Al2O3 प्लस H2। अरे मैम, एक बार हमें सीखने तो देते, इतनी भारी भरकम रिएक्शन लग रही है ये तो। नहीं, ऐसा नहीं है, देखते चले। देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करो, मेटल्स को देख लो। मेटल्स थोड़े कम नंबर में होते हैं, सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस कर लो। मेटल्स बैलेंस हो जाए, नॉन मेटल्स को कर लो। आप मेरी बात समझ में आ रही है? मेटल्स फिर नॉन मेटल्स, मेटल्स नॉन मेटल्स, मेटल्स नॉन मेटल। पीरियोडिक टेबल में पहले मेटल आते हैं, मेटल करो, फिर नॉन मेटल आते हैं तो उनको नॉन मेटल, फिर वापस नॉन मेटल को बैलेंस किया तो मेटल को वापस से ट्राई करो। तो बस इतना सा रूल को देखना है। यहाँ एल्यूमिनियम कितने? 2। याद रखिएगा, जो भी चेंज करेंगे इसको ये मान के चलें कि ये बॉक्स में है। कोई भी चेंज करें सिर्फ आगे की तरफ ही करें, बीच में इनके पीछे कहीं चेंज नहीं करना, क्योंकि ये मानना है कि ये बॉक्स में है, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 कर दिया। मेटल था एल्यूमिनियम, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ पे ये ब्रैकेट का मतलब क्या है? ये ऑक्सीजन 3 बार है। ऑक्सीजन कितनी बार है? 3 टाइम्स। और हाइड्रोजन भी 3 टाइम्स। यहाँ ऑक्सीजन 3 टाइम्स हो गया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 6, इसको भी कर दिया 6। यहाँ तक ठीक? ओके, अब सुनिए, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 4 नहीं हुआ तो बैलेंस। हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 2 है, 6 लाना है, क्या करूं? 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 6। अब देखते हैं ऑक्सीजन में क्या चेंज आया। यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 हो गए, 1 है, इसको 1 मान के चलते हैं तो 1 × 3 3। देखो बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? हिट एंड ट्रायल है, लेकिन कितना सिंपल है ना मैम? ये तो आप कर रहे हैं इसलिए सिंपल लग रहा है, ऐसे थोड़ी सिंपल होता है।
चलिए तो इस बार आप करें, पॉज करके करिएगा। NH4NO2 gives N2 plus H2O। क्या करेंगे, इनको बॉक्स में बंद करने का सोचें, इमेजिन करें, बंद नहीं करें, ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हम, बॉक्स में बंद करो फिर हटाओ, हमें तो नहीं करना। हमें पता है कि हमें केवल आगे ही चेंज करनी है। आपको पता है ना कि जो भी चेंज आएंगे वो आगे ही आएंगे और कहीं पर भी नहीं आएंगे। तो देखो मेटल्स या नॉन मेटल्स, तो पहले और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सबसे एंड में करना है, इस बात का ध्यान रखिए। पहले मेटल्स फिर नॉन मेटल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एंड में करना है क्योंकि वो मिलते रहते हैं ज्यादा, तो उनको भी छेड़छाड़ी नहीं करेंगे ज्यादा। तो यहाँ मेटल तो दिख नहीं रहा, नॉन मेटल नाइट्रोजन 2 1 2, नाइट्रोजन तो बैलेंस है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको यहाँ हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 4, यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ हाइड्रोजन 4 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 थे, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी 2। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है मैम, इतनी सिंपल है ये, तो इतनी सिंपल नहीं होनी चाहिए। चलिए तो आइए थोड़ी सी मुश्किल भी कर लेते हैं। जिंक कार्बोनेट प्लस HCl ZnCl2 प्लस H2CO3। पॉज करके खुद से ट्राई करें, हमें पता है जो भी चेंज आएंगे हम आगे ही करेंगे, बिल्कुल भी बीच में नहीं करेंगे, पीछे भी नहीं करेंगे, बिल्कुल। सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करना सीखेंगे, उसके बाद नॉन मेटल्स को करेंगे, उसके बाद फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हाथ लगाएंगे। मेटल्स जिंक बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन 3 बैलेंस है। किसको करें, हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 हैं यहाँ पे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये तो फिर सिंपल आ गई ना सिंपल, इतनी सिंपल। तो चलिए एक और ट्राई कर लेते हैं। FeSO4 gives Fe2O3 plus SO2 plus SO3। ये क्या हुआ, ये तो बहुत बड़ी हो गई है, डर लग गया। हमें डर नहीं लगना चाहिए, हमें पता है मैम सबसे ज्यादा चेंज हमें आगे ही करने हैं, कहीं चेंज नहीं करना। एक बात हम ये भी जानते हैं कि सबसे पहले मेटल्स को करना है, फिर नॉन मेटल्स को, उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को टच करेंगे। तो देखिए मेटल क्या दिख रहा है आपको, यहाँ आयरन दिख गया मैम, आयरन को कर देंगे सबसे पहले। यहाँ 2 है, लो वाह। सल्फर कितने हो गए, 2 1 2 हो गए ना, यहाँ पे तो बैलेंस हो गया ये तो। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन 4 2 जा 8, या ऑक्सीजन 3 प्लस 2 प्लस 3 8, बैलेंस। इतनी मुश्किल लग रही थी लेकिन ये तो बहुत ज्यादा इजी निकली। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आ रहा है ना आपको, आ रहा है मैम, बहुत सिंपल हो गया, वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए मेटल तो बैलेंस दिख रहे हैं, जिंक Hg एक है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है ना नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ पे 1 ही है, 2 से कर दिया। 2 से करते ही मैम Ag भी 2 कर दिया, यहाँ पे 2 हो गए, ये रहा 2 हो गया, सिंपल। अब सुनिए यहाँ पे जिंक 1 है, हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 जा 6, यहाँ ऑक्सीजन देखिए 3 2 जा 6, बैलेंसिंग हो गई। ये तो सिंपल था, सिंपल है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। द लास्ट इक्वेशन जो आपको दे रही हूं उसको भी जल्दी से बैलेंस कर दीजिए और फिर आप देखिए कि बैलेंसिंग कितनी सिंपल हो गई है। ये बैलेंसिंग हम वही कर रहे हैं स्टूडेंट्स जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है और इस चैप्टर से रिलेटेड है, तो आपको बैलेंस करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। मेटल सबसे पहले 1 1,
नॉन मेटल्स नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, लेकिन 3 2 जा 6, ऑक्सीजन कितने हैं 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस 2 प्लस 1। अब यहाँ एक सीक्रेट और देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी ऑड नंबर में ऑक्सीजन दिखे तो उसको इवन कर दीजिए, इवन में कर दीजिए, हमेशा इजी हो जाएगा ये करना। तो यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो इवन में हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। इसका एक और एग्जांपल हम कर लेंगे, इवन में कर लीजिए। तो यहाँ पे पीबी भी 2 हो गया, लो ये तो सब बिगड़ गया मैम, पीबी 2 हो गया, ये तो 2, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन 2 2 जा 4 हो गए हैं, तो इसको भी 4 कर दीजिए। हिट एंड ट्रायल है, लगाओ, बैठ जाए तो ठीक, नहीं तो हटाओ। 4 हो गए, 2 2 जा 4, नाइट्रोजन भी 4 हो गया। अब ऑक्सीजन काउंट करो, 3 2 जा 6 और आगे 2 है, याद रखिए 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई होता है और इसको भी 2, तो 6 2 जा 12। यहाँ देखिए 2 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 2 हो गए 12। कितना सिंपल हो गया बैलेंसिंग करना, बस इवन नंबर में करने का ट्राई करें। इवन नंबर में ट्राई करेंगे तो करने का मजा आएगा और इजी भी हो जाएगा। ओके, अब एक और लास्ट, जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन। मैम पहले वाला लास्ट था कि ये वाला है? ये वाला है, बस ये लास्ट है, मतलब लास्ट है। ठीक है, अब वही रूल कि ऑक्सीजन को इवन में ट्राई करें। जिंक 1 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। अब तो मुश्किल नहीं है, बस ऑक्सीजन को इवन में कर दो, क्योंकि पहले 2 और 1 3 हो रहा था, अब 2 और 2 4 हो गए। लेकिन यहाँ जिंक चेंज हो गया, लो, सल्फर फिर चेंज हो गया मैम, तो लो, बहुत सिंपल है। अब आइए ऑक्सीजन करते हैं, 2 प्लस 4 कितने हो गए 6, 2 ये 2 2 जा 4, यहाँ पे भी 6 बना दीजिए, 3 2 जा 6, और ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। तो बहुत सिंपल है, कुछ भी चेंजेस करने हैं, आगे चेंज करने हैं, पीछे बिल्कुल भी कहीं नहीं करना, यहाँ करना है। फर्स्ट पहले मेटल को बैलेंस करिए, फिर नॉन मेटल्स को, उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे आइए। ऑक्सीजन को इवन में ट्राई करोगे तो बैलेंसिंग इजी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ छोटे से टिप्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर? बहुत सिंपल सी चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। आइए आगे बढ़ते। अब क्या है इस चैप्टर में मैम? तो सुनिए, कुछ सिंपल से केमिकल रिएक्शंस हैं जिनको पहले हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन हमारी है इस चैप्टर की, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, जो भी रिएक्शंस मैं यहाँ करवा रही हूँ उनको आपको 100% लर्न करनी है, उसके बाहर कुछ नहीं करना, गारंटीड इसके बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो देखिए, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने की बात हो रही है। मैग्नीशियम रिबन एक पतला सा रिबन की तरह होता है, साटन रिबन की तरह होता है, ठीक है। और मैग्नीशियम इज अ वेरी एक्टिव मेटल, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है टू फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या लिख रही हो? सुनिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनाता है दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम बर्निंग। मतलब क्या हुआ कि मैग्नीशियम ऐसे ही पड़ा हुआ है एटमॉस्फेयर में, उसके चारों तरफ एक लेयर बन जाती है, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। किसके साथ रिएक्ट करके बनती है? ऑक्सीजन के साथ, याद रखिएगा। तो ये बनने से क्या हुआ, जब आप उसको जलाएंगे, बर्न करेंगे, उसको बर्नर के पास लाएंगे तो ये बर्न करने से उसको रोकती है, इट प्रिवेंट इट फ्रॉम बर्निंग। तो याद रखिए, मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले हमें उस लेयर को हटाना पड़ता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैग्नीशियम को बर्न करना है आपको, तो उसकी जो लेयर दिख रही है आपको,
उसको आपको हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। ये लेयर किसकी बनी हुई है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। इसको रिमूव करना पड़ेगा, इस लेयर को हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए हम सैंड पेपर यूज करते हैं। सैंड पेपर क्या करता है? इससे रब करने से ये लेयर हट जाती है। ठीक है, अब आप इसको बर्नर में जला सकते हैं। तो जैसे ही आपने मैग्नीशियम को बर्नर से जलाया, कौन सी गैस काम में आती है बर्निंग में? ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनता है। स्टूडेंट्स, इस सारे चैप्टर में आपसे ऑब्जर्वेशन पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर की ऑब्जर्वेशन। तो पहले इसको हटा देते हैं। ये समझ में आ गया कि मैग्नीशियम को डायरेक्टली बर्न क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर रहती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। किससे रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन से। और वो क्या करती है? इसको बर्निंग से बचाती है। तो इससे जलाने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ता है? सैंड पेपर से रब करना पड़ता है। ठीक है, अब इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है? पूछा जाता है ऑब्जर्वेशन। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। याद रखिएगा, नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब आप इसको बर्न करते हैं तो व्हाइट कलर का पाउडर बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर कैसे कलर का होता है? व्हाइट कलर का। और जिस तरह फुलझड़ी जलती है जलाने पर आवाज के साथ, चमचते व्हाइट कलर की फ्लेम के साथ, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ, वैसे ही फुलझड़ी जानते हैं ना जो दिवाली पे काम में होती है, वैसे ही मैग्नीशियम को बर्न करने पर भी वैसे ही आवाज और वैसे ही लाइट आती है। तो ये इसकी ऑब्जर्वेशन है जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। बैलेंस करिए, हर रिएक्शन बैलेंस होना जरूरी है। बैलेंसिंग तो आती है मैम, वो कोई बात नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन लर्न कर लीजिए। व्हाइट कलर का पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम। आइए सेकंड के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, ये क्या है सुनिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स। अब हम बात कर रहे हैं जिंक की, जिंक ग्रेन्यूल्स की रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, क्या किया हमने? एक फ्लास्क लिया, इस फ्लास्क में आपने जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड कर दिए और आपने उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है स्टूडेंट्स? दिस इज द किंग ऑफ एसिड। एसिड का किंग कहलाता है। फॉर्मूला है H2SO4। याद रखिएगा, फॉर्मूला है H2SO4। जिंक की जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। गैस का सिंबल इस तरह से ऊपर भी बना सकते हैं, जो फुर फुर करके ऊपर उड़ जाती है, इसलिए इसको ऊपर बना दिया है। तो ये क्यों लर्न करनी है? ये एक एग्जाम्पल है। अगर आपको याद आ रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में 4 तरह से पता लग सकता है। चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट और चेंज इन टेम्परेचर, एंड द लास्ट इज द रिलीज ऑफ गैस। तो रिलीज ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई ना, तो आपसे पूछा जाता है कि कोई भी रिएक्शन हो रही है जिसमें गैस रिलीज हो रही है, उसका एग्जाम्पल दीजिए। आप इसको आराम से दे सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मेरे हर वर्ड में आंसर है, हर वर्ड जो है उससे क्वेश्चन बन रहा है एग्जाम में, बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल दीजिए जिसमें गैस रिलीज हो रही है, तो आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला ये है, क्या है इसका नाम? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़े कि छोड़ दें यहीं पर? आगे बढ़े कि यहीं पर रहने दें? चलिए, तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम बात करते हैं आगे, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, जिसमें हम बात करते हैं स्टूडेंट्स 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगेन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन हो गई है आपकी
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड, डीकंपोजिशन रिएक्शन। जितने भारी भारी नाम है उतनी भारी भारी रिएक्शंस नहीं है, बहुत सिंपल है। कॉम्बिनेशन कंबाइन करना, डीकंपोजिशन ब्रेक करना, डिस्प्लेसमेंट प्लेस का चेंज हो जाना, डबल डिस्प्लेसमेंट दो दो के प्लेस चेंज हो जाना, और छोटा सा नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। तो जल्दी से याद कर ले ये पांचों नाम, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स। हो गया लर्न मैम? ओके, बहुत अच्छे बच्चे आप तो। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। आज की वीडियो में हम ट्राई करेंगे, लेकिन इस वीडियो को मैं बहुत लंबा भी नहीं बनाऊंगी, 2 वीडियो में डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं हम। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन के नाम से ही पता चल रहा है कंबाइन करना, मिलना, मतलब A प्लस B कंबाइन होके बना दिया AB। एक प्रोडक्ट बन गया, 2 रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन गया है। देखिए, जो एक्टिविटी मैं इस वीडियो में कराऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से लर्न करिएगा। तो ये तो बहुत सिंपल है, H2 प्लस O2 गिव्स H2। एग्जाम्पल हो गया, बैलेंस कर लो। ठीक है, तो आइए इसकी एक्टिविटी पढ़ते हैं जो हम एग्जाम में आती है। क्या किया सुनिए। व्हाइट वॉशिंग इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पुताई। हम सब इंडियंस हैं, हमारे घर गांव में है, और उनके अंदर जो पुताई होती है, याद है, सफेद सफेद कलर की। क्या होता है, एक दिन पहले जो पेंटर होता है वो आता है और एक मटकी में या किसी अच्छे डब्बे बड़े में उसमें चूना डाल के और पानी डाल के रख जाता है। जब वो पानी और चूना डाल के रख जाता है तो बहुत गर्म गर्म हीट निकलती है, बच्चों को दूर रखने के लिए बोला जाता है, और नेक्स्ट डे आके वो उसकी व्हाइट वॉशिंग करता है उससे। तो वो चूना में पानी डालना, वही एक्टिविटी है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विकलाइम कहते हैं, वैसे नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। जब उसमें आपने वाटर ऐड किया तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम है स्लैग लाइम। क्या काम में आता है? व्हाइट वॉशिंग में काम में आता है। तो देखिए, 2 से 1 बना, 2 रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बना। एग्जाम्पल हो गया है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, क्विकलाइम से बन गया स्लैग लाइम। इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। क्या काम में आया? व्हाइट वॉशिंग में। एग्जाम में पूछा जाता है व्हाइट वॉशिंग में जो काम में आता है सब्सटेंस का नाम और उसकी केमिकल रिएक्शन लिखो, लिख दी है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, साथ में बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट भी निकलती है। स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट भी निकलती है। ठीक है, तो कभी भी टेम्परेचर चेंज होने की रिएक्शन आए तो आप ये लिख सकते हैं, हीट निकली ना, गरम गरम। जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, अगर हीट रिलीज होती है उस रिएक्शन को आप बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन्स एग्जिट, हीट का निकलना, थर्मिक मीन्स हीट, एग्जिट ऑफ हीट। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब एग्जिट ऑफ हीट, हीट का रिलीज होना। रिलीज हो गई हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट का रिलीज होना। तो याद रखिएगा, इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, इसके बारे में हम फिर बात कर लेंगे। अभी हम इसके बारे में ही बात कर लेते हैं। अब सुनिए,
उसने पेंटर ने आके व्हाइट वॉशिंग कर दी। याद आ गया वो स्टोरी, एक दिन पहले आया था, नेक्स्ट डे व्हाइट वॉशिंग कर दी, पूरी हो गई। आके बोला दीजिए पैसे दीजिए व्हाइट वॉशिंग के। तो आपकी मम्मी और मेरी मम्मी बोली नहीं नहीं हम तो बिल्कुल नहीं देंगे, देखो बिल्कुल शाइनिंग ही नहीं आई है वॉल्स पे, किस बात के पैसे। तो पेंटर तो जानता था, वो मुस्कुराया और बोला ठीक है बहन जी, मैं 2-3 दिन बाद आके ले जाऊंगा। जब 2-3 दिन बाद आया तो मम्मी ने, आपकी और मेरी मम्मी ने बहुत ही स्माइल के साथ में उसको पैसे दे दिए। क्यों बताइए क्यों? क्योंकि घर की वॉल्स चमक गई थी, शाइनिंग आ गई थी। तो मैम ऐसा क्या हुआ कि 2-3 दिन बाद शाइनिंग आ गई? तो समझिए, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है एटमॉस्फेयर की CO2 के साथ मिलकर बनाता है CaCO3 लाइमस्टोन, और इसी के कारण शाइनिंग आती है। वॉल्स पे जो शाइनिंग आई है वो इसी के कारण आई है। वो उसका फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन। याद रखिएगा, ये मार्बल, सीमेंट और चौक, इन सब का भी फॉर्मूला है। क्लियर? समझ गए आपको? ठीक है, समझ गए। तो आ जाए वापस से एक्सोथर्मिक रिएक्शन पर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब रिलीज ऑफ हीट, एग्जिट ऑफ हीट। ठीक है, एग्जिट ऑफ हीट। एग्जाम्पल पूछा जाता है, एक तो आप वो दे सकते हैं क्विक लाइन से स्लैग लाइन बना, दूसरा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का भी आप एग्जांपल दे सकते हैं फ्रेंड्स। रेस्पिरेशन क्या होता है? सांस लेना छोड़ना नहीं, हम पढ़ चुके हैं मैम लाइफ प्रोसेस। वो ब्रीथिंग होता है। जो फूड हमने खाया, ग्लूकोज जो आपके पास था, ठीक है, फूड में मोस्टली कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, आपने मान लिया आलू खाया, राइस खाया, वो फूड को ऑक्सीजन आके ब्रेक कर देता है। ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन आके ब्रेक करता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी में जब भी कोई रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है तो उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इक्वेशन लर्न कर लीजिएगा, बार बार बोल रही हूँ, जो मैं लिख रही हूँ वो आपको लर्न करना है, उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये रिएक्शंस लर्न कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ओके, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लर्न कर लीजिए। आ गया समझ में? वेरी गुड, वेल डन। तो बहुत सिंपल हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट का रिलीज होता है। तो आज हमने बहुत सारी रिएक्शंस नहीं पढ़ी है फ्रेंड्स, लेकिन जो भी पढ़ी है हर रिएक्शन आपको लर्न करनी है। उसके बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, इतना आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आप हर एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा। बैलेंसिंग बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस से आपको उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो प्रैक्टिस करते रहे तो आपको उसमें महारत हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना वीडियो फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी चैप्टर के साथ। थैंक यू।